Hello students, so today we are going to discuss about the biodynamic agriculture, right? It is the biodynamic farming, how it is going to be different from the regular traditional agriculture. इसमें हम कौन कौन से चीज़ों को बारीकी से ध्यान रखते हैं ताकि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकें, सॉइल की फर्टिलिटी को लूज़ ना हो। इस तरह से चीज़ों को ध्यान रख के जब हम एक एग्रीकल्चर मेथड को अडॉप्ट करते हैं उसको बोलते हैं बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ एक्चुअली। सो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर, इट इज़ बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर इज़ अ फॉर्म ऑफ organic farming which includes various concepts introduced by Rudolf Stever in 1924. So he is the Rudolf Stever who has introduced these particular types of organic farming, which is the different from the regular traditional agriculture. Biodynamic is a system of organic agriculture. Like so you might have heard about the organic agriculture. इसमें मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बहुत ही ट्रेंड्स में चल रहा है। तो उसमें जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है उसको हम बोलेंगे बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, द बायोलॉजिकल एंड केमिकल वैल्यू ऑफ सॉइल and treats soil fertility, plant growth and livestock केयर, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ सॉइल जो है, केमिकल वैल्यू ऑफ सॉइल, क्योंकि सॉइल के पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे व्हाट यू कॉल केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए, क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। और उसके बायोलॉजिकल मटेरियल्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, और भी बहुत सारे मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट जो होते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। सॉइल के फर्टिलिटी को ध्यान में रख के प्लांट के ग्रोथ और लाइव स्टॉक की जब केयर करते हैं उसको हम बोलेंगे बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। द केमिकल फर्टिलाइजर्स आर टोटली रिप्लेस्ड by microbial or maybe biological nutrients derived from bacteria, algae, fungi, and it emphasizes the use of manures and compost, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देते हैं, उसको हम यूज़ ही नहीं करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स को। उसके जगह में यूज़ किया जाता है माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट्स, और जो कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, लाइक बैक्टीरिया, एल्गाई, फंगाई, है ना। और मैन्योर्स को यूज़ करते हैं, किसी एनिमल डेड बॉडी को या फिर एनिमल डिराइव्ड द कंपोस्ट को यूज़ करेंगे, उनके काउ डंग यूज़ किया जाता है। और इस तरह से हम बिना केमिकल के यूसेज के हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर पाते हैं, और एट द सेम टाइम हमारा जो क्रॉप होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव और हेल्दी होने वाला है। सो बायोडायनेमिक फार्मिंग में हम बात करेंगे, बायोडायनेमिक फार्मिंग ट्रीट्स एनिमल, क्रॉप्स एंड सॉइल एज ए सिंगल सिस्टम एंड फर्टिलाइजर्स, राइट। सो इसमें एक सिंगल सिस्टम रहेगा, एक तरह का जब हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें उसके पूरे हेल्थ का ध्यान में रखा जाता है, सॉइल के हेल्थ का। ऐसा नहीं कि सॉइल को यूज़ कर दिए और नेक्स्ट टाइम इट इज़ गोइंग टू बी स्पॉइल एंड ऑल द केमिकल विल बी रिमेन ओवर देयर एंड विच इज़ गोइंग टू हार्म द नेक्स्ट क्रॉप, ऐसा नहीं, राइट। और कोई भी एनिमल्स को जब हम फीड करेंगे तो उसको हर मतलब पूरे इकोसिस्टम को ध्यान में रख के ही चीज़ों को रिलीज़ किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। It uses various herbal and mineral additives in the manufacture of compost and field sprays, राइट। सो अब जब हम इसको बनाया जाता है तो उसमें ऐसे ही मतलब हर्बल प्लांट मटेरियल्स को यूज़ करके और बहुत सारे मिनरल एडिटिव्स को यूज़ किया जाता है ताकि क्रॉप और सॉइल और पूरा इकोसिस्टम का हेल्थ बरकरार रहे। बायोडायनेमिक फार्मिंग प्रोमोट्स कंपोजिटिंग, green manuring, crop rotation, intercropping, mixed cropping, etc., as well as employing predators, parasites, which are natural enemies of pest, राइट। सो साइंटिफिकली बेसिकली पूरे इंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ द क्रॉप को समझा जाता है, और उसको समझ के जब हम उसको बहुत सा कंपोस्टिंग को प्रमोट करते हैं उसमें, है ना, ताकि उसका जो उसका फर्टिलिटी है वो अच्छे से रहे। ग्रीन मैनरिंग यूज़ करते हैं, राइट। बहुत सारे द वेजिटेबल वेस्टेज और फ्रूट वेस्टेज और प्लांट्स को एक जगह पे डंप करके उसको डिकेइंग प्रोसेस के लिए अलाउ किया जाता है, फिर उसको
यूज़ किया जाता है। क्रॉप रोटेशन, एक ही तरह का क्रॉप हम उस पर्टिकुलर लैंड में कल्टीवेट नहीं करेंगे। एक बार सिनकोना करेंगे तो दूसरी बार व्हाट यू कॉल नील मतलब इकोलिप्टस करेंगे, देन ऐसा टाइप का, ठीक है। और इंटर क्रॉपिंग को भी ध्यान में रखा जाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग अलॉन्ग विद दी वन प्लांट देयर विल बी द अनदर प्लांट आल्सो विच इज़ पॉसिबल, वी आर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग वी आर गोइंग टू यूज़ दैट, राइट। और बहुत सारे चीज़ों को जैसे प्रेडिएटर पैरासाइट्स को यूज़ किया जाता है जो कि पेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे। जो कि पेस्ट होता है, पेस्टिसाइड जो यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ पेस्टिसाइड्स हम बायोलॉजिकल मटेरियल्स को उस फील्ड में डालेंगे, राइट। और क्रॉप रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एवरी टाइम वी आर गोइंग टू यूज़ अ डिफरेंट क्रॉप इन द सेम लैंड, राइट। तो ये भी बहुत सारा चीज़ हेल्प करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, यही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए कॉल्ड एज ए प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड अदर प्रोडक्ट्स विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स लाइक सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड ट्रांसजेनिक स्पीसीज और एंटीबायोटिक्स एंड ग्रोथ इन्हेंसिंग स्टेरॉइड्स। ये सब हार्मफुल होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस सब चीज़ों को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया जाता है और उसके हिसाब से हम जब फार्मिंग करते हैं तो ही हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक ग्रेन और मेडिसिनल हर्बल प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो एम बिहाइंड द ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है, क्या उसका इंटेंशन है। सो प्रोडक्शन ऑफ फूड ऑफ हाई क्वालिटी इन सफिशिएंट क्वांटिटी, राइट। क्वालिटी यहाँ पे मेन फोकस होता है। मे बी यू मे नॉट बी एबल टू गेट द कॉमर्शियल वैल्यू प्रॉपरली, बट क्वालिटी बहुत ज़्यादा रहेगा और मे बी द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑल्सो एट द सेम टाइम वी कैन मेंटेन मिनिमाइजेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ पॉल्यूशंस, राइट। सो अभी क्या हो रहा है, ह्यूज यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स क्या हो रहा है। सो एक तो क्रॉप को ज़रूरत नहीं है फिर भी उसको दिया जा रहा है, तो उससे प्लांट डैमेज हो रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका जो परसेंटेज यील्ड है वो कम हो रहा है और सॉइल की फर्टिलिटी भी ख़राब होते जा रही है। तो इसलिए प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट। सो जो भी प्रोडक्ट हम वी आर गोइंग टू गेट बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो उसमें रीन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। जो भी मैनर, जो भी बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं वो अगेन इट कैन डीके बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू रिमेन इन टू द इन्वायरमेंट एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म फर्दर टू द एनी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, राइट। सो वाट एवर द प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विच यू आर गोइंग टू गेट दैट कैन बी बायोडिग्रेडेबल, ये रिसाइकल हो सकता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको सड़ा गला के फिर से दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो रिसाइकल होते रहेगा, तो इससे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी डे बाय डे लूज़ होते जा रही है। केमिकल इतना ज़्यादा डाल दिया जा रहा है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। एक कीड़ा को मारने के लिए एक केमिकल, दूसरे कीड़ा को मारने के लिए दूसरा केमिकल, तो इस तरह से क्या हो रहा है, वो केमिकल्स जो है सॉइल में रह जाते हैं और वो फिर प्रोडक्टिविटी जब जर्मिनेशन का टाइम आता है नेक्स्ट टाइम के क्रॉप के लिए वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसके फर्टिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूएबल एंड सस्टेनेबल एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो आजकल आप देख सकते हैं कि जो कल्टीवेटिंग लैंड है उसमें ना तो फिश मिलता है, ना फ्रॉग मिलता है, ना स्नैक्स हैं, कुछ भी नहीं रहता। लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते ही नहीं है। ये कीड़ों को मारने के लिए जो पेस्टिसाइड यूज़ किया गया है उससे बहुत सारे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो बहुत सारे जल में रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी मरते जा रहे हैं, आजकल दिखाई भी नहीं देता है। तो उसको मेंटेन हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू कर पाएंगे। तो ये सब बेनिफिट्स है इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। यू कैन सी दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सॉइल क्वालिटी एंड माइक्रोबियल बायोमास, ठीक है। उसके बाद ये और एक चीज़ है जिसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैव लोअर न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड रिलीज ऑफ द न्यूट्रिएंट इज स्लो, सस्टेनेबल रिलीज होता है ना। सो दे आर इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म यूजेस। ऐसा नहीं कि एक दिन डाले तो 2-4 दिन क्रॉप बहुत ज़्यादा बूम करेगा फिर उसके बाद अगेन दे विल कम इन टू द कॉन्स्टेंट और डिक्लाइन फेज। नहीं, ये सस्टेन रिलीज होते रहता है और प्लांट्स को लंबे समय तक न्यूट्रिएंट प्राप्त होते रहता है। बायो फर्टिलाइजर्स कंटेन माइक्रोबियल inoculant of the living cells of microorganism like bacteria, algae, fungi alone, right, और कॉम्बिनेशन विच इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, राइट। सो बायो फर्टिलाइजर जब हम यूज़ करते हैं उसमें माइक्रोबियल इनोकुलेंट रहते हैं, बैक्टीरिया के स्पीसीज रहेंगे, स्ट्रेंस रहेंगे, फंगस के स्ट्रेंस रहेंगे, जब जब ज़रूरत रहता है उसको ही हम उसको दिया जा रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन एक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ डायरेक्टली थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ फाइटोहार्मोन्स और इनडायरेक्टली थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन।
ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैव बीन नोन इम्प्रूव द बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली द मेन थीम इज़ टू दी हैव द बायोडाइवर्सिटी। ऐसा नहीं कि प्लांट के प्रोडक्शन के चक्कर में बहुत सारे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को वी हैव डिस्ट्रॉयड, देयर इकोसिस्टम इज़ नॉट एबल टू मेंटेन। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसका एम है। एप्लीकेशंस, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एप्लीकेशन में एस्पैरागस रेसिमोसस ग्रोन थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये एक एग्जांपल है ना। काउ डंग कंपोस्ट एंड वर्मीन कंपोस्ट विदाउट यूजिंग मिनरल और केमिकल फर्टिलाइजर्स। It has revealed high antioxidant activity and increase in the total phenol and total flavonoid content। जब एस्पैरागस रेसिमोसस प्लांट को इन चीज़ों के यूज़ के द्वारा जब उसको कल्टीवेट किया जाता है, जैसे कि काउ डंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इन काउ डंग को as soon as we get it from the cow and we have to put them for in a particular एक गड्ढे में रख के उसको एक 6 मंथ के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उसमें माइक्रोबियल डिकेइंग होने के बाद वो अच्छे से डंग बन जाए। उसको यूज़ करने से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि phenolic and total flavonoid, so the total flavonoid and total phenol which is very important and having very good antioxidant activity which can be which we can get in good in quantity and good in quality also। तो ये है, अगर हम इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर देंगे तो उसका प्रोडक्टिविटी और परसेंटेज यील्ड कम हो जाएगा। ऑर्गेनिकली ग्रोन थाइमस वल्गरिस was found to contain highest value of thymol। सो थाइमस वल्गरिस जो है उसको थाइमोल के प्रोडक्शन के लिए ही कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो जब ऑर्गेनिकली इसको ग्रो करते हैं तो इसमें थाइमोल की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, वेरस इन द नॉन ऑर्गेनिक में नहीं रहेगा। ट्रीटमेंट ऑफ ऑसिमम बेसिलिकम रूट with the rhizobacteria results in increase in the growth of volatile oil। सो ऑसिमम बेसिलिकम जो तुलसी का एक अदर स्पीसीज़ है जिसको वोलाटाइल आयल कंटेंट के लिए कल्टीवेट किया जाता है। तो जब हम उसको राइजोबैक्टीरिया के साथ जब हम उसको कल्टीवेट करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पे वोलाटाइल आयल कंटेंट ज़्यादा मात्रा में हमको मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर प्लांट को, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ जिरेनियम रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ ऑयल परसेंटेज। यूज ऑफ पोल्ट्री मैन्योर्स हैज़ significantly increased the herbage essential oil content in Java citronella। So in Java citronella also the oil production or the oil quantity it is going to have the more other than the non-organic cultivation। तो ये सब एग्जाम्पल ये इंडिकेट करते हैं कि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं अपने बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के तहत, तो हमें प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा मिलता है विद द गुड क्वालिटी, राइट। सो इसलिए इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ द प्रिंसिपल एंड द गाइडलाइंस फॉर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस GAP ऑफ मेडिसिनल प्लांट। सो जब हम GAP को अडॉप्ट करते हैं तो किस तरह के गाइडलाइंस हमें दिया गया है। सीड एंड प्रोपेगेशन मटेरियल के लिए जो गाइडलाइंस है, ये सेडलिंग मटेरियल आर टू बी आइडेंटिफाइड बॉटेनिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अच्छी तरह से पहचाना जाएगा कि कौन सी स्पीसीज कल्टीवेशन करने जा रहे हैं, और हमें जो प्रॉपर सेडलिंग मटेरियल जो सीड है, जो स्टोलोन है, पल्प है, जो भी हम यूज़ करने वाले हैं वो आइडेंटिफाइड है कि नहीं है। इंडिकेटिंग द वेराइटी ऑफ द प्लांट वेराइटी, कल्टीवर एंड इट्स ओरिजिन, ये है, उसको पहचान के ही आगे बढ़ा जा सकता है। द मटेरियल यूज्ड शुड बी 100% ट्रेसेबल। The above same rule applies to vegetative material as well। The parent material of vegetative parts used in organic production should be certified and authentically organic, right। So the expert जो होते हैं वो उसको सर्टिफाई करेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर प्लांट ही है जो हम कल्टीवेट करने वाले हैं, और इसी पर्टिकुलर सीड से हम वी आर गोइंग टू गेट द गुड प्रोडक्टिविटी। ये सब जो है वो सर्टिफाई होना बॉटनिस्ट के द्वारा। उसके बाद कल्टीवेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस दिया गया है यहाँ पे। डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द कल्टीवेशन। SOP यहाँ पे रहेगा हर कल्टीवेशन, चाहे हम पुदीना की खेती कर रहे हैं, चाहे हम धनिया की खेती कर रहे हैं, या फिर क्लोव है, फेनल है, जिंजर है, जो भी है, उसके लिए एक SOP रहेगा कि पर हेक्टेयर कितना सीड चाहिए, कौन सा वाटर
किस तरह का मैनर यूज़ करना है, कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज़ करना है, वो एसओपी को अडॉप्ट करेंगे हम। केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस, बहुत ही बारीकी तरीके से हमें, ऐसा नहीं कि कुछ भी केमिकल पेस्टिसाइड्स ला के छिड़क दिए और प्लांट को ज़रूरत ही नहीं है, मतलब बिना किसी साइंटिफिकली एनालिसिस के वी आर नॉट गोइंग टू यूज दोज थिंग्स, राइट। द प्रिंसिपल ऑफ गुड क्रॉप the husbandry must be followed including appropriate rotation of the crop। द क्रॉप रोटेशन पहले भी मैं बोल चुका हूँ, क्रॉप रोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी हम उसको पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे और अच्छा प्रोडक्टिविटी वी कैन गेट। सॉइल एंड फर्टिलाइजेशन के लिए क्या गाइडलाइंस है, इट शुड नॉट बी ग्रोन इन सॉइल दैट आर कंटामिनेटेड बाई स्लज, राइट। जो भी कंटामिनेटेड कंटेंट, जैसे कि कचरा वचड़ा फेंक दिए, गंदा पानी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिए, वहाँ पे खेती नहीं किया जा सकता, कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता, ये एक गाइडलाइंस है। सॉइल शुड आल्सो नॉट बी कंटामिनेटेड बाय हेवी मेटल्स, पेस्टिसाइडल रेसिड्यूज एंड अदर अननेचुरल केमिकल्स। कई बार क्या होता है, इंडस्ट्री के किनारे में जो लैंड्स होते हैं उसमें वहीं पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, या फिर कहीं पे आप देख सकते हैं कि कुछ लैंड में कचरा फेंकने के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ भी फेंक देते हैं, जो बचा हुआ मेडिसिन है, बल्ब, प्लास्टिक, व्हाट नॉट, राइट। सो वो सबको ध्यान में रखना चाहिए जब हम ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की बात कर रहे होते हैं। The use of fertilizers and other chemical products should be minimized as possible and in accordance to the demand of the plant। ऐसा नहीं कि प्लांट को ज़रूरत नहीं है फिर भी पेल दिए एकदम बहुत सारा फर्टिलाइजर्स, तो उससे क्या हो जाएगा, मतलब प्लांट अच्छा ग्रो होगा मैक्सिमम as much as they can utilize that fertilizer। उसके बाद क्या होगा, रिमेनिंग थिंग इट विल रिमेन्स ओवर देयर एंड इट इज़ गोइंग टू हार्मफुल अगेन, ठीक है। इरिगेशन, जो सिंचाई होती है, जो वाटर सप्लाई होता है प्लांट्स को, उसके लिए भी गाइडलाइंस दिया गया है। इरिगेशन शुड बी मिनिमाइज्ड एज मच एज पॉसिबल एंड ओनली अप्लाइड एज पर द नीड ऑफ द प्लांट, राइट। ऐसा नहीं कि बहुत सारा प्लांट, अब आपके पास वाटर सप्लाई का फैसिलिटी है तो आप दिन भर बोर को चालू कर दिए हो और प्लांट्स को ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिल रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम है। उससे क्या होगा, लीचिंग ऑफ द केमिकल मोइटी हो जाता है। जो केमिकल मोइटी बायोसिंथेसाइज हो रहा होता है प्लांट में, वो डिज़ोल्व होके चले जाता है सॉइल में, है ना, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इरिगेशन वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम contaminants such as facus, heavy metals, pesticides, herbicides and other hazardous substances। जो प्लांट, जो जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर में ही बहुत सारे फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, खारा पानी रहेगा, साल्टी वाटर रहेगा, तो वो चीज़ को देखना पड़ेगा। पेस्टिसाइड्स और हेवी मेटल्स तो नहीं, कहीं फेकस तो नहीं। कई बार गंदे पानी को यूज़ कर लिया जाता है, जो कि सीवेज वाटर होता है, उसको यूज़ कर लेते हैं सिंचाई के लिए, इरीगेशन के लिए। दैट शुड नॉट हैपन। Crop maintenance, so tillage, the preparation of land for growing the crop, though, so that should be adopted to enable good plant growth and must be carried out whenever required, right। so tillage अच्छे से उसको the plugging should be there, like क्या क्या ज़रूरत है उसको, इंटरकल्चर प्रॉपर्टी अच्छे से उसको, रॉ एंड कॉलम में अच्छे से कितना हाइट में प्लांट रहना चाहिए, कहाँ पे गैप रहना चाहिए वाटर सप्लाई के लिए, वो सबको ध्यान में रखा जाता है। पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड शुड बी अवॉइडेड एज फॉर एज पॉसिबल, राइट। ज़रूरत नहीं है तो हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या होता है, पीपल थिंक दैट दो अनलिटरेटेड फार्मर व्हाट दे विल डू इज़ द प्रिकॉशनरी मेजर, वी आर डूइंग प्रिकॉशनरी मेजर बोल के पहले से ही प्लान, इससे पहले कि द इंसेक्ट विल अटैक दे विल डू दैट, राइट। सो इट शुड नॉट बी, इफ़ यू आर फाइंडिंग सम attack has been done by the some kinds of insect, microorganism and something like that, then only you have to think about that, right। the use of pesticides and herbicides has to be documented, right। so कब कौन से महीने में कितने तारीख को कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ किया गया था, दैट वाज फॉर द विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच इंसेक्ट, वो सब पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी हम उसको अच्छे से फिर से मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं, इसको तो मैं पिछले महीने डाला था तो इस महीने अभी इतना ज़रूरत क्यों होना चाहिए, लाइक दैट इट हैज़ टू बी देयर, राइट। The harvesting should be done when the plant are their best quality and quantity। so जो हार्वेस्टिंग होता है, कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स में हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट इट सेल्फ विल इंडिकेट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, राइट। एक समय के बाद प्लांट से दिखता है, जैसे कि इफ इट इज़ टर्मरिक और जिंजर, so it is underground rhizomes, so the leaf will dry and at one time those who are expert or skilled person or the regular farmer they will come to know। so वो टाइम पे ही अगर हम हार्वेस्ट करते हैं, जैसे कुछ प्लांट होते हैं जो 5-6 ईयर, सैंडलवुड हो गया, सिंकोना बार्क हो गया, है ना, यूकेलिप्टस हो गया, तो दे हैव टू ग्रो एज ए फुल्ली ट्री, देन ओनली वी कैन गो फॉर हार्वेस्टिंग।
Harvesting should be done optimum condition as wet soil, dew rain, high humidity can produce unfavorable effect. So each and every drug का harvesting time decided by the nature, right? So already it is decided, right? आप हम latex collect करने जा रहे हैं ओपियम पॉपी से, राइट, या फिर पपाया फ्रूट से. सो उसमें हम क्या करते हैं, वी पेनिट्रेट the particular capsule at 2.5 mm depth so that the latex will come out and it will get solidify on the surface of the capsule. तो अगर रेनी सीजन में हम उसको मतलब पेनिट्रेट कर दिए रहेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप पेनिट्रेट करके घर वापस आओगे और रेन स्टार्ट हो जाएगा तो एवरी लेटेक्स विल वॉश आउट. तो इस तरह से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन सही है. प्राइमरी प्रोसेसिंग, it include steps such as washing, drying, freezing, etc. Processing equipment must be cleaned and regularly serviced. Building used for processing should be clean, then aerated, हवा का आना जाना रहना चाहिए. Provide protected from the harvested crop, फ्रॉम बर्ड्स, इंसेक्ट, रोडेंट, एनिमल्स. तो ये सब का हमको ध्यान में रखना चाहिए. इस तरह से किस तरह से पूरा छावनी और इस तरह से टेंट लगा के भी हम उसको रख सकते हैं ड्राइंग के लिए, है ना. तो डूरिंग हार्वेस्टिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस. ऑल द प्रोसेसिंग मटेरियल शुड बी इंस्पेक्टेड एंड documented. Packing, what will happen here, the product should be packed in clean, dry, preferably new sacks, bags and केसेस, राइट. सो अच्छे से पैकिंग होना चाहिए. अभी भी धान का सीजन चल रहा है तो लोग दे आर पैकिंग इन दे आर ड्राइंग द पर्टिकुलर क्रॉप एंड दे आर रीचिंग टू दी सोसाइटी, राइट. सो अच्छे से ट्रैक्टर में डाल के. तो अब हम देख ही सकते हैं हमारे आसपास जिस तरह का कंडीशन चल रहा होता है उससे हम बहुत कुछ यहाँ पे लिख सक पाएंगे. द लेबल मस्ट बी क्लियर, परमानेंटली फिक्स्ड एंड मेड फ्रॉम द नॉन टॉक्सिक मटेरियल. जो भी लेबल हम वहाँ पे लिख रहे हैं, anyway हम in the case of धान and all we don't do, but in the case of crude drugs definitely it will go for the long distance. So proper labeling होना चाहिए, है ना. Reusable packing material should be well cleaned and dried before use. Care should be taken that they do not cause कंटामिनेशन. तो पैकिंग मटेरियल जो भी यूज हो रहा है, प्लास्टिक बैग है कि जूट का बैग है, वो उसको देखना चाहिए कि इट शुड नॉट हैविंग एनी काइंड्स ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट. Storage and transport, the packed dried material and essential oil should be stored in a dry, well aerated building in which temperature fluctuation are controlled and good aeration is provided. जो वेंटिलेशन है, जो हवा का आना जाना है वो अच्छा से होना चाहिए. टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए. अगर ड्राई चाहिए तो ड्राई होना चाहिए, है ना. अच्छा फ्रीजर कंडीशन होना चाहिए. तो उस टाइप का तो वो देखना पड़ेगा कि कौन सा ड्रग हम स्टोर कर रहे हैं. फ्रेश प्रोडक्ट शुड बी स्टोर्ड बिटवीन 1 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर कोई सेना लीफ हो गया या फिर जिंजर हो गया, है ना, तो उसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए. वाइल फ्रोजन प्रोडक्ट शुड बी स्टोर्ड -80 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, राइट. कई बार बहुत लंबे समय के लिए अगर हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं तो उसके लिए हमको टेम्परेचर को माइनस में रखना पड़ेगा. एसेंशियल ऑयल शुड बी स्टोर्ड एज पर द केमिकल स्टोरेज स्टैंडर्ड गिवन बाय द standard the governing bodies. During transportation sufficiently aerated vehicle should be used, right. ऐसा नहीं कि वो पूरा एकदम पैक करके आप ट्रक को भगा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वो फंगल ग्रोथ हो जाएगा. ऑलरेडी मॉइस्चर रहेगा तो एरेशन शुड बी देयर, वेंटिलेशन होना चाहिए, है ना. नेचुरल रेगुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट हैव टू बी फॉलोड. तो व्हाट इज़ द नेशनल रेगुलेशन, व्हाट इज़ द गाइडलाइंस हैज़ बीन गिवन, उसके हिसाब से हमको उसको देखना चाहिए. देन स्टाफ रिक्वायरमेंट, पर्सनल इन्वॉल्व इन द गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुड बी रिसीव्ड एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द वर्क एंड बीइंग कैरिड आउट, राइट. ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी को वहाँ इन्वॉल्व कर दिए एंड दे डोंट हैव सफिशिएंट नॉलेज हाउ मच टेम्परेचर टू बी कीप, वेयर टू बी स्टोर एंड ऑल दोज थिंग. तो वो नहीं होना चाहिए. द स्टाफ हु वर्क with the plant material must have the high degree of personal hygiene, right. So ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा. Staff with infectious disease should not be allowed into the room in which they can come into the contact of the plant material. किसी को कोविड है, किसी को सर्दी खांसी है, किसी को दूसरे तरह का, है ना, जो बायोलॉजिकल मटेरियल रिलीज होगा उसके कफिंग एंड स्नीजिंग से, so that may affect the plant material just like in food
we are maintaining, the same thing has to be maintained. Documentation is very important when we go for GAP. All the production, all the propagation material and steps in the production must be documented. All the starting material processing step including location of the cultivation have to be documented. All agreement between the producer and buyer should be fixed and a written form, तभी तो हम उसको देख पाएंगे. क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है, इन ऑर्डर टू इंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस्ड क्रूड ड्रग इट इज़ एक्सट्रीमली एडवाइजेबल टू एजुकेट ऑल पर्सनल डिटेल डीलिंग विद द क्रॉप एट वेरियस स्टेज, राइट. तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से जो भी हमारा प्रोडक्ट्स है, जो भी हमारे क्रूड ड्रग प्रोड्यूस होने वाले हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से एजुकेट करके ही उनको डील किया जाएगा. कंसल्टेशन एंड फीडबैक शुड बी टेकन फ्रॉम बायर of medicinal and aromatic plants regarding the quality and other properties of the plant material, and the agreement have to be made. उनको पूछना चाहिए कि लास्ट टाइम जो 5 ton ginger which we have sold out, how was the quality, how you have got the value, what was the selling rate. तो अगर हम उससे जब फीडबैक लेते रहते हैं और कंसल्ट करते रहते हैं तो हमको और मतलब पॉइंट्स मिलता है और वी कैन इम्प्रूव आवर कल्टिवेशन फर्दर, right. So that is important. So this is the biodynamic agriculture. So you can just go through and you will learn many things. Thank you.